नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय के विराम चिन्ह पर चर्चा करने जा रहे हैं और यह विराम चिन्ह टेट सुपर टेट की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक यूपी टेट के पेपर में विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मुख्यतः अनिवार्य रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह एक 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है। यदि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप 1 नंबर 30 में 1 नंबर कर लेंगे और 10 में 1 नंबर आपका लगभग फिक्स हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, मुख्य रूप से कुल कितने विराम चिन्ह हैं और इनका क्या प्रतीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसी वाक्य या घटना आदि को लिखते समय ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए आदमी चलता है, जैसे कोई बंदा चल रहा है। देखिए, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति चल रहा है, भाग रहा है और भागते भागते जब थक जाएगा तो कहीं न कहीं यह रुकेगा, ठहरेगा। तो वो ठहरेगा, बैठेगा, आराम करेगा। ठीक उसी प्रकार से जो लेखक होता है या कहानीकार होता है, तो वह अपनी लेखनी को विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्हों को हम लोग समझते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकना, मतलब विराम का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, एक है अल्प विराम। तो अल्प विराम का कैसे चिन्ह होता है? तो ये अल्प विराम है। अब अल्प विराम क्यों लगाया जाता है? किसी भी वाक्य में या किसी भी कथन में या किसी भी गद्यांश में या पद्यांश में थोड़े समय के रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह होता है ऐसे, इस पर एक बिंदु रहेगी। देखो, बिंदु बड़ा कमाल है। मैं कल से ही पिछले वीडियो से ही बिंदु की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से कामा दे करके ऊपर बिंदु लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? अर्ध विराम। आप जानते हैं कि खाली बिंदुआ लगाएंगे तो आधा रहेंगे ना, और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, समझ गए आप। अब देखो, तो ये अर्ध विराम है। कैसा विराम है? अर्ध विराम। तो यह अर्ध विराम क्यों लगाया जाता है? किसी भी वाक्य में अल्प समय से थोड़ा अधिक विराम या ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उप विराम या अपूर्ण विराम। उप विराम जो होता है या अपूर्ण विराम होता है, इसको हम लोग देखेंगे उप विराम या अपूर्ण विराम। तो यह भी अल्प समय के ठहराव के लिए लगाया जाता है, अल्प समय के ठहराव के लिए लगाया जाता है। इसे विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण विराम। क्या होता है पूर्ण विराम? तो पूर्ण विराम में हम लोग देखेंगे किसी वाक्य की जब समाप्ति हो जाती है तो ठहराव के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। इसको जैसे मान लीजिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। क्या राम पढ़ता है? क्या राम पढ़ता है। अब यह वाक्य पूरा हो गया तो इस तरह से विराम चिन्ह लगा देंगे। इसी विराम या ठहराव चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम कहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का ऐसे संकेत होता है, और इसको जैसे क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अरे भाई, क्या पढ़ता है? तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिएगा, इसे हम अगला लेते हैं आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक अव्यय। जब किसी वाक्य में शोक, हर्ष या विषाद या आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। जैसे अरे क्या हो गया, या कहेंगे अरे
राम, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे। मतलब राम का नाम सुन करके राम के साथ कोई होनी अनहोनी हो जाती है तो कहेंगे अरे राम के साथ, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिएगा अगला हम लोग देखेंगे अवतरण या अवतरण उद्धरण चिन्ह। अवतरण उद्धरण चिन्ह देखेंगे तो अवतरण उद्धरण चिन्ह हम लोग देखेंगे, यहाँ इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह की संज्ञा देते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब देखिएगा अवतरण उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाता है, किसी भी पुस्तकीय कथन को या किसी विद्वान के बात को कहना होता है, क्या ज्यों का त्यों कहना होता है। मतलब कोई भी विद्वान होता है तो उसकी कथन को तो हम ज्यों का त्यों लिखते ही हैं, तो किसी विद्वान द्वारा कही गई बातों को लिखते हैं तो उसको अवतरण उद्धरण चिन्हों में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। या हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इन दोनों कथन उसी का है। तो इस बात को हम कहाँ लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, अवतरण उद्धरण चिन्ह में लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे विवरण चिन्ह। अब मान लीजिए किसी घटना का विवरण देना है, कोई बात को बोलना है, तो उसके किसी भी विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट वर्णन करना है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मेला पर निबंध लिखना है तो हम यहाँ पर मेला लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। या प्रस्तावना डालेंगे तो यहाँ ऐसे चिन्ह बना देंगे। तो इस चिन्ह को ही हम क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं। अगला हम लोग देखेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या देखेंगे, पुनरुक्ति सूचक देखेंगे। क्या देखेंगे, पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति पुनः प्लस उक्ति को सूचित करने वाले शब्द को पुनरुक्ति सूचक कहेंगे। समझ में आई बात, क्या मैंने बताया, पुनरुक्ति सूचक, पुनः प्लस उक्ति और सूचक, यानी किसी बात को उसी बात को पुनः कहा जाता है तो उसे न लिख करके केवल हम उस सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4 kg, नहीं लिखते हैं, जैसे लिखते हैं चावल 5 kg, लिखते हैं आलू 5 kg, फिर लिखते हैं चीनी। अगर 5 kg लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। फिर लिख देना है मान लीजिए मटर 5 kg दर्शाना है तो फिर ऐसे लिख देंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का बड़ा प्रचलन अंग्रेजी में होता है। जैसे लाघव चिन्ह, किसी भी बड़े नामों को शॉर्टकट में लिखना होता है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लाघव चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए MA मास्टर ऑफ आर्ट लिखा जाता है तो M और यहाँ पर एक बिंदु बना दिया जाता है, A बना करके। बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा जाता है तो B बना करके 0, A बना करके 0 कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, 0 होता है ऐसे। अब हम लोग देखेंगे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, मान लीजिए कोई कथन को हम कह रहे हैं और बीच में उसको छोड़ना है तो वहाँ पर डाट करके हम क्या कर देते हैं, संकेत कर देते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे आप लोगों को परीक्षा में मिलता होगा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो वहाँ बीच में डाट मिलता रहता है, तो वह कौन सा चिन्ह होता है, लोप चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक डाट है, क्या है, प्राणी है। तो इस तरह से लोप चिन्हों का प्रयोग इसी तरह से किया जाता है, डाट के माध्यम से। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाद चिन्ह क्या होता है। पाद चिन्ह किसी भी
किसी वाक्य में कहे गए बातों को ध्यान आकर्षित करने के लिए नीचे जो रेखांकित किया जाता है, नीचे पटपाई जो खींची जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पाद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद चिन्ह कहते हैं। जैसे इस तरह से पाद चिन्ह होता है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह का ऐसे होता है, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। जैसे हम कहेंगे हे राम। अब हम तो कह दिए कि हे राम, तो यहाँ विस्मयादि बोधक, और राम को और लंबा खींचना होगा तो ऐसे कर देते हैं। क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। जैसे नहीं खाना वाना खा कर कहते हैं हे राम ना, तो ये शब्द करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा पाद बिंदु। पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु का संकेत ऐसे होता है, जब किसी अरबी फारसी शब्दों को लिखा जाता है तो वहाँ पाद चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, एक शब्द को लिखते हैं, जैसे फारस लिखते हैं, फारस, तो यहाँ क्या लिखते हैं? जो चिन्ह का प्रयोग किया इसे क्या बोलते हैं? पाद बिंदु कहते हैं। तो ये पाद बिंदु का चिन्ह होता है। हंसपाद। हंसपाद समझिएगा, हंसपाद का संकेत ऐसे होता है। हंसपाद का संकेत ऐसे होता है, जब किसी वाक्य को लिखते समय, जब किसी वाक्य को या किसी कथन को लिखते समय बीच का कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उसको इसके सहायता से उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है। अब राम तो जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये बात मैंने भूल गया। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो ये भूल गया, तो यहाँ पर पाद चिन्ह का प्रयोग करके बाजार को ऊपर लिख देंगे, तो ये समझ जाएगा पढ़ने वाला कि ये मिस्टेक से छूट गया है, तो इसको ऊपर लिखा गया है। राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो इस तरह से पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे विद्वानों, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक दो प्रकार के होते हैं। समाप्ति सूचक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है पाठ समाप्ति और एक होता है पुस्तक समाप्ति। तो जो पाठ समाप्ति का चिन्ह होता है, जो पाठ समाप्ति का चिन्ह होता है, इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे जीरो बना करके इधर होता है। इसका मतलब होता है कि अध्याय की जब समाप्ति होती है, आप हिंदी के किताबों में देखेंगे या जहाँ विद्वान या प्रिंटर्स जो होते हैं हिंदी व्याकरणों को ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ पर अध्याय की समाप्ति के नीचे ऐसे चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? पाठ समाप्ति। या फिर हम लोग देखेंगे जब कोई पुस्तक का समाप्ति हो जाता है, मतलब पुस्तक का जो अंतिम पेज होता है, तो आप उस पर देखेंगे ऐसे बना होता है, तो इसे हम कहते हैं पुस्तक की समाप्ति। समझ में आया होगा। अब देखिएगा तुल्यता सूचक। जब किसी दो कथनों को लेकर के बातों को या दो तथ्यों में बराबर का बात किया जाता है तो वहाँ तुल्यता सूचक होता है। जैसे गणित में इसे हम जोड़ के नाम से जानते हैं। मतलब 5 धन 2 बराबर 7, तो 4 धन 3 बराबर भी क्या होता है? 7। तो ये दोनों आपस में तुल्य हैं, तो इसी को हम तुल्यता सूचक चिन्ह से प्रयोग करते हैं और इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। निर्देशक या समासिक या योजक चिन्ह। समासिक या योजक चिन्ह, जब दो विपरीतार्थक शब्दों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समासिक या योजक चिन्ह। ऐसे चिन्ह होता है। जैसे माता पिता। क्या? माता पिता। तो माता पिता दो विपरीत शब्द हैं। क्या है? विपरीत है, एक दूसरे के विलोम है, और इसके इन दोनों को जोड़ने के लिए इसमें जिन चिन्हों का प्रयोग किए हैं उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, ये हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह लिए गए, ये कामता प्रसाद गुरु ने माना है कि ये जो है अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो हमने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या याद रखना है, एक बात ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि अल्प विराम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप अब तक आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे ये विराम चिन्ह
दे करके पूछ दिया है, या तो पूछ दिया है कि अल्प विराम का चिन्ह या संकेत कैसा होता है, या संकेत दे करके पूछ देता है कि यह किसका संकेत है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, या उप विराम है, या पूर्ण विराम है। तो इन्हीं संकेत चिन्हों को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यहाँ से केवल 1 नंबर यूपी टेट में अक्सर बनता है, अक्सर बनता ही बनता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो इतने में से आपका काम बन जाएगा। दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।